वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS-PCS। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि भारत में चुनाव सुधार ये आपके एथिक्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपके एथिक्स में, आंसर राइटिंग में। दूसरा, ये आपके रोल प्ले करेगा GS स्टडी पेपर 2 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है। देखिए, हम अक्सर अपनी राजनीति प्रणाली को वर्तमान हालात के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या यह प्रणाली भाव शून्यता का काम कर रही है? जानकारों की माने तो इस समस्या में समाज की स्पष्ट भागीदारी है। हमारी राजनीति प्रणाली का व्यवहार, समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, इस राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के लिए समाज और उनके तंत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत में जैसे जीवन लोकतंत्र की में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाता है। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लेकिन लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। यह प्रक्रिया ही है जो चुने हुए लोगों को गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चुनावी प्रणाली है उनमें दरारें, खामियां पर भी बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे चुनाव सुधार की दिशा में वर्क इन प्रोसेस के छद्म आवरण से कैसे बाहर निकला जाए, कि जो सरकार वर्क इन प्रोसेस चला रही है उससे हम कैसे बाहर निकले। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो था कि राजनीति का अपराधीकरण। वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है। देखिए, राजनीति की जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावना के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन हो जाता है। भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 583 सदस्य, ठीक है, 543 सदस्य जो निचले सदन के सांसदों द्वारा चुनाव करते हैं, के हिसाब से दुनिया के 7वें बड़े और दूसरे सबसे आबादी वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं, फलस्वरूप वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्यभार नहीं कर पाते हैं। भारतीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना एक आम बात हो गई है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के विरुद्ध विपक्षी दल हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी विपक्षी दल सत्तारूढ़ हुआ तो वह इससे दोष मुक्त नहीं हो पाता है। भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव से पूर्व मतदाता सूची अपूर्ण रहती है। परिणाम स्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता भी चुनावी प्रक्रिया की एक बड़ी समस्या है। प्रायः निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रयोग वोट काटने के लिए किए जाता है। इसके अतिरिक्त जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी न होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के संदर्भ में भी पर्याप्त अवसंरचना का अभाव इत्यादि इसमें कार होता है। तो इसीलिए चुनाव सुधार की बहुत ज्यादा यहाँ पर ये बोल सकते हैं बहुत जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चुनाव समितियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, प्रायः उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देते हैं। वे संपत्ति, देनदारी, आय, शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर विवरण नहीं देते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जो वोटर होते हैं वो ये देखते ही नहीं है कि जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है या फिर वो आपराधिक पृष्ठभूमि से है या नहीं है। वो तो सिर्फ उनके बाहुबल, उनके जो पैसे के बल के आधार पर उनको वोट दे देते हैं और उनको चुनाव में जिता देते हैं।
चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कानून सम्मत और असल खर्चों के बीच अंतर काफी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी, अब बाकी के प्रांतों में भी यह समस्या फैल रही है। अपराधी व्यक्ति अपना रसूख और जनता में पैठ बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं, पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामलों को समाप्त कर दिया जाए या उन पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई ना की जाए। इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और रसूख के लिए उन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में उन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंदियों द्वारा बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा जाता है ताकि उसके वोट काटे जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जाति या समूह से आते हैं। ये जाति समूह पार्टियों पर दबाव डालते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट दिए जाएं। ठीक है, जाति आधारित राजनीति देश की बुनियादी और एकता पर प्रहार करती है। जो बुनियादी संरचना है उस पर एकता पर प्रहार करती है और आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारण बनी हुई है तथा अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर न होकर जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर होता है। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों में आंदोलनों को जन्म दिया है। साथ ही सांप्रदायिकता ही ध्रुवीकरण ने बहुलवाद और पंथ निरपेक्ष के संघीय ढांचे के लिए भी गंभीर खतरा पैदा किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि चुनाव सुधार के संबंध में कौन कौन सी समितियां या आयोग बने हुए हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तारकुंडे समिति बनी थी चुनाव सुधार के लिए 74-75 में। उसके बाद गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में। उसके बाद बनाई गई थी राजनीति के अपराधीकरण पर बोहरा समिति, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजनीति के अपराधीकरण पर बोहरा समिति बनाई गई थी। चुनावों में राज्य वित्त पोषण पर बनाई गई थी इंद्रजीत गुप्ता समिति। चुनाव सुधार पर विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में आई थी। चुनाव सुधार पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई थी 2004 में। शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति बनी थी 2007 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति। और दूसरा ये चुनाव के जो राजनीति के अपराधीकरण पर बोहरा समिति। उसके बाद चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति 2010 में यहाँ पर बनी थी। ठीक है, उपरोक्त समिति एवं आयोग की अनुशंसा के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किए गए। निम्न दो कालखंडों में इनका बंटवारा देख सकते हैं हम, 2000 से पूर्व चुनाव सुधार और 2000 के बाद चुनाव सुधार। अब 2000 से पूर्व चुनाव सुधार की बात करें तो संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1986 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी कर्मचारी को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। इस अवधि में ये कर्मी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेंगे। नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10% का इजाफा किया गया। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का अपमान करने वाले पर 6 साल तक का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के अंतर्गत अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव पर प्रतिबंध लगाया गया। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव स्थगित न होना। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं कि उम्मीदवार की मौत होगी तो उसका वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। फिर उसके बाद इस चरण में अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम का प्रचलन में आना, साथ ही इसका चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सटीक पारदर्शी बनाना है, जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके।
उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में 2 उपकरणों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम को तैयार किया गया। दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधित किया गया और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई, जिसमें आयोग को ईवीएम मशीनों का उपयोग का अधिकार दे दिया गया। प्रयोग के तौर पर ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया था। 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम को पूरे राज्य में उपयोग किया गया था। तो ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार कैसे हुए। सबसे पहला जो चुनाव सुधार किया गया 2000 के बाद से, वो हुआ एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध कर दिया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा भी हो सकती है। उसके बाद इसमें जो चुनाव सुधार में किया गया प्रयास वो था चुनावी सीलिंग। चुनावी सीलिंग क्या है? लोकसभा की सीटों के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए कर दिया गया, वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए तक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान। सरकारी कर्मचारी और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है। उसके बाद आता है जागरूकता एवं प्रसार। युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाती है। यह सिलसिला 2011 में शुरू हुआ था। 20,000 रुपए से अधिक राजनीतिक चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देना होगा। उसके बाद आता है नोटा। 2013 में नोटा व्यवस्था लागू करना एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। यह व्यवस्था मतदान को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदान की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है। पहले जब मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता था तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता था कि एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था, लेकिन इससे मतदाता के वोट ऑफ सीक्रेट बैलेट के अधिकार का नुकसान पहुंचता था। ठीक है। उसके बाद आता है मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल। ये क्या है? ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला है। जब मत पड़ता है तो एक मुद्रित पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम रहता है जिसे मत दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तकनीकी का प्रयोग। तकनीकी का प्रयोग कैसे यहाँ पर उपयोगी साबित हुआ, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, निर्वाचकों के लिए कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेवा, फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री को खत्म करने के लिए डी डुप्लीकेशन तकनीक लाना, मतदाता प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कमेंट नाम की एक प्रणाली विकसित की है। इससे चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हो गया है। जीपीएस का प्रयोग कर मतदान केंद्रों की अब रियल टाइम निगरानी भी की जा सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए सिविजिनल ऐप लॉन्च किया था। ठीक है। अगर चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत मतदाता, अगर कोई भी मतदाता या फिर कोई भी जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो वहां पर कोई भी नागरिक इस सिविजिनल ऐप पर वहां पर एक आप बोल सकते हैं शिकायत दर्ज करा सकता है। अब हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन पद्धति की आलोचना क्या है। तो इसमें थोड़ी सी आलोचना हमारे लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए,
भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है। अर्थात हर सीट पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार ही विजयी होता है। किस विधि से चुने जाते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि। इसलिए जिन राजनीतिक दलों के वोट बिखरे हुए हैं, उन्हें कुल मिलाकर अच्छा खासा वोट मिलने के बावजूद मुमकिन है कि उनके प्रतिनिधि जीतकर न आए। ये राजनीतिक दल जिन सामुदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन समूहों की आवाज सदन के अनसुनी कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को यूपी में लगभग 20% और देश में लगभग 4.1% वोट मिले थे। परिणाम स्वरूप वह देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी। फिर भी लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व नहीं था। इसी प्रकार 2019 में लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में 15% वोट मिले थे, लेकिन उनका एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया। यह प्रणाली भारत की निर्वाचन पद्धति का एक प्रमुख दोष माना जाता है। अब हम बात करें आगे की राह, तो देखिए, साफ सुथरे चुनावों और राजनीति पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत जरूरी होता है, ताकि लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। चुनाव के दौरान नेताओं ने धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। पेड न्यूज और फेक न्यूज पर भी सख्ती से रोक लगनी चाहिए। इनके जरिए जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है, जिसका असर चुनावों पर होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विनियमन के लिए आचार संहिता निर्मित करने की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श आयोजित करने की भी यहाँ पर आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।